हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। ये है वन दरोगा यानी कि फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण विज्ञान का सिलेबस। इससे पहले मैं एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस बता चुका था। इस सिलेबस में हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट साइंस में क्या क्या आएगा और कैसे कैसे इसे पढ़ना है। 16 जून से हमारा वन दरोगा का बैच ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डेली एक क्लास साइंस की, एक क्लास एग्रीकल्चर की मिलेगी। इस पूरे कोर्स में आपको जितना भी वन दरोगा का सिलेबस है ये सिलेबस मिलेगा, प्लस 40 पेपर मिलेंगे जो वन दरोगा पेपर पैटर्न पर होंगे, और उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे, यानी कि पूरा सिलेबस और मोर देन 6000 क्वेश्चन आपको इसमें मिलने हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा है, आप उस पर व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप में टाइप करें फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं पर मिल जाएगी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस कि इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस है क्या। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं साथ के साथ ये भी लेके चलूंगा। ये है आपका, ये जो सिलेबस है ये आयोग का सिलेबस दिया हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने एग्रीकल्चर का सिलेबस डाला था तो एग्रीकल्चर में एक वर्ड था फूड। अब फूड का मतलब गेहूं और चावल नहीं होता, फूड का मतलब वो सारी फसलें होती है जिसको आप खाते हैं। तो मैंने उन सब फसलों के बारे में बताया, तो कुछ विद्यार्थी उस पर निराश हो रहे थे कि इतना सिलेबस नहीं हो सकता। मैं उन विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि आयोग अगर पूरे उस सिलेबस से क्वेश्चन देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फूड का मतलब ही बहुत बड़ा होता है। फूड खाना भी होता है, फूड सब्जियां भी होती हैं, फूड फ्रूट्स भी होते हैं। तो इसलिए मैंने आज इस सिलेबस का लिया है सहारा आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस में आएगा क्या क्या आपका। तो सबसे पहले मैं इधर नीचे टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैंने स्लाइड ये बनाई है कि यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि पर्यावरण क्या है, ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। देखिए ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स यानी कि घटक क्या है, पर्यावरणीय अवधारणाएं कॉन्सेप्ट क्या है, 3 कॉन्सेप्ट हैं। ये तीनों एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। आप मत सोचना कि बहुत बड़ा है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है। अगर देखें तो ये तीनों एक ही लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की ग्लोबल रिपोर्ट, और नीति आयोग जो हर साल रिपोर्ट देता है ये दोनों की दोनों रिपोर्ट एक लेक्चर में खत्म हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये जो बेसिक इन्वायरमेंट है ये आपका 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। लिखने के लिए बड़ा है, 2 लेक्चर में खत्म। हमारा मेन मोटो आपको ये बताना है कि आपने पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद फिर देखिए मैं कुछ भी बताऊंगा, पहले मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि बहुत बुद्धिजीवी लोग फिर से कुछ बोले। उसके बाद देखिए दूसरा यहां पर पॉइंट है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। अब इकोसिस्टम आप सभी ने पढ़ा होगा। इकोसिस्टम में क्या आता है, आओ जी मैं बता देता हूं। अच्छा, इकोसिस्टम के साथ साथ एक बात और बता दूं, बायो जियोकेमिकल साइकिल भी दे रखे हैं आपको नीचे। ये साइकिल देख रहे हैं आप लोग, ये भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो मैंने सोचा कि कहीं मैं साइकिल पढ़ा दूं आप लोगों को पता ही ना चले, तो साफ सिलेबस में दे रखा इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल साइकिल। तो आइए जी अब इसमें चलते हैं। इकोसिस्टम में सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा इकोसिस्टम क्या है। इसके ऊपर किसी ने कौन सी डेफिनेशन दी, लगभग 7-8 थिंकर्स के नाम पूछता है आपसे। फिर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड जो डीकम्पोजर है। फिर जो इस पृथ्वी की सफाई करते हैं जिसको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, इनको भी देखना पड़ेगा साथ के साथ। फिर फूड चेन देखनी पड़ेगी, ये कैसे बनती है। ये बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, कॉन्सेप्चुअल वाइज है, एक एक लेक्चर के टॉपिक है सारे। फिर आपको ऊर्जा प्रवाह देखना पड़ेगा, एनर्जी फ्लो, ये तो हर हाल में आएगा जी, ठीक है जी। तो एनर्जी फ्लो जैसे कि एनर्जी सूर्य से आई, फिर सूर्य के बाद प्लांट्स में गई, प्लांट्स के बाद आगे कंज्यूमर में जाएगी। तो उसमें भी एक रूल चलता है कि भाई 90% मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करेगा, 10% जो है वो आगे शिफ्ट करेगा। तो ये पूरा फ्लो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये जो आपको वो साइकिल दिख रहे थे ना, ये देखो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, कार्बन साइकिल दिया है, यस 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 यस, ये 2 मैंने डाल दिए क्योंकि ये 2 इतने छोटे हैं बहुत ज़्यादा
जो बड़े हैं वो तो बात की है, और ये दोनों इसी से लिंक हो जाएंगे आपके। तो आपको कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और उसके बाद जल चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र, ये सारे आपको देखने पड़ेंगे इसमें इकोसिस्टम वाले पार्ट में। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब इकोसिस्टम पढ़ा तो पिरामिड नहीं पढ़ा, तो बात ही क्या हो गई। तो यहां पर साफ बात कर रहा है वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। तो देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर बात करेंगे तो देखिए 3 पिरामिड बनते हैं। पहला संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास, तीसरा ऊर्जा पिरामिड। एक दिन में खत्म हो जाने हैं। बस आपसे पूछेगा उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। ये सीधा है, ये उल्टा है, तो ये हम सोच के बनाएंगे, कॉन्सेप्चुअल बात ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अब और क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। अब आप बोलेंगे जैव विविधता साफ साफ तो लिखा नहीं है, तो मैं आपको दिखा दूं जरा, ये लिखा है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अरे ये जैव विविधता में तो पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से पहले बायोडाइवर्सिटी तो पढ़नी पड़ेगी आपको हर हाल में। तो क्यों ना बोले भी कि बिल्कुल दे रखा है इसको भी। तो आइए जी, सबसे पहले जैव विविधता क्या है, एक दो कॉन्सेप्ट आएंगे छोटे छोटे, बहुत छोटा चैप्टर है। जैव विविधता के स्तर छोटा चैप्टर है। ठीक है जी, दोनों एक दिन में खत्म हो जाएंगे। जैव विविधता के मापन आपने सुना होगा, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा, है ना। उसके अलावा जैव विविधता के जो प्रकार हैं वो आपने सुना होगा, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ने हैं। फिर जैव विविधता का आकार पढ़ना है। आकार का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब यह है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वैश्विक जैव विविधता यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और इंडियन बायोडाइवर्सिटी। तो आपको ग्लोबल और इंडियन दोनों पढ़नी पड़ेगी, मतलब वर्ल्ड में कौन कौन फेमस हैं बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता में ना। फिर जैव विविधता का ह्रास क्यों होता है, क्यों इसका जो है डिफ्लेक्शन हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है। फिर जैव विविधता का डिफ्लेक्शन हुआ है तो उसके बाद कुछ प्रजातियां संकट में पड़ी हैं। तो स्थानीय और संकटाग्रस्त प्रजातियां, तो संकटाग्रस्त प्रजातियां विश्व की और भारत की, ये भी आपको देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि भाई प्रजातियां संकट में आ गई हैं, उनको संरक्षण कैसे दें, यानी कि उनका कंजर्वेशन कैसे करें। तो आपको कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कंजर्वेशन के लिए जैसे भारत में अनेक प्रोजेक्ट चलाए गए थे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, सभी इसी में आ जाएंगे। जैव विविधता संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संगठन, एक दिन की बात है मात्र। कौन कौन से हुए थे, जैसे IUCN बना था, है ना, आपने सुना होगा। और उसके बाद ट्रैफिक आया था, एक एग्रीमेंट हुआ था। फिर साइट्स एक एग्रीमेंट हुआ था। फिर उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कौन कौन से हुए हैं, आपने सुना होगा रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके बाद जिनेवा समिट, तमाम तरीके के समिट हुए हैं। वो सारे समिट्स जो हैं आपको यहीं पर ही पढ़ने हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए, है ना। तो वो सीधा नहीं बोलेगा, साफ उसने बोल रखा है, इसका मतलब यही है। और बहुत बड़े चैप्टर नहीं है ये, है ना। फिर उसके बाद जैव विविधता संरक्षण हेतु भारत में किए गए प्रयास, जो मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार कौन कौन से एक्ट लेके आई है, कौन कौन से लॉ पास हुए हैं, और उसके अलावा भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट चले हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है ना। और इसी पर हम जोड़ देंगे वो जो लॉयंस के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है, एशियन लॉयंस के ऊपर, गुजरात में तो बड़ा फेमस हुआ था। मैंने अभी रिसेंटली इस पर वीडियो भी बनाया था, है ना। तो ये तो था बायोडाइवर्सिटी का सिलेबस। लेकिन बायोडाइवर्सिटी में कुछ और बातें पढ़नी पड़ेंगी। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। मेगा जोन क्या बोलते हैं, आधे पढ़ने के चैप्टर हैं। भारत में नेशनल पार्क पढ़ेंगे, अब बता दो नहीं पढ़ोगे तो भाई तो आएंगे हर हाल में। ठीक है जी। विश्व में वनों के प्रकार पढ़ेंगे, तैयारी कर रहे हैं वन दरोगा की, वनों के प्रकार नहीं पता। भारत में वन पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अरे वहां पर उसने नहीं लिखा तो क्या हुआ, कौन कह रहा है कि चीजें नहीं आएंगी। तो इसलिए थोड़ा लग रहा होगा कि मैं आज अग्रेसिव हूँ, वो इसलिए कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था व्हाट्सएप पे कि सर सिलेबस आपने बहुत बता दिया, कैसे होगा, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। तो जानो सिलेबस है क्या, पहले अभी बाकी है सिलेबस। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले अब पढ़ेंगे प्रदूषण, पॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे पॉल्यूशन कहाँ दे रखा है, ये देखो साफ साफ लिखा है, एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। भाई ये 3 पॉल्यूशन में सारे पॉल्यूशन आ जाते हैं, इसी 3 पॉल्यूशन में सारे पॉल्यूशन आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे पॉल्यूशन मैंने डाला क्या है, प्रदूषण क्या होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। प्रदूषक क्या होते हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सिलेबस में ना एक बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल चैप्टर भी दिया है, वो यहां पर पढ़ेंगे आप।
वो यहाँ पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है जी, और उनके टाइप जो भी होंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन में जो वायु प्रदूषण साफ साफ दे रखा था, जल प्रदूषण बिल्कुल दिया था, ध्वनि प्रदूषण छोटा सा चैप्टर है, देखना पड़ेगा। सॉइल पॉल्यूशन बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि जब वायु जल पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण ये तो मृदा में होगा तो इसके संग ही पढ़ लेंगे हम। तापीय प्रदूषण बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको मैं आगे चल के बताऊंगा तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस भी दे रखे हैं, तो एनर्जी की वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है, ये भी आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है जी। रेडियोधर्मी प्रदूषण अब ये तो नहीं दिया, कौन कहता नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। ओजोन डिप्लेशन दे रखा है, ओजोन क्षरण को जो नुकसान होगा वो दे रखा है, तो ओजोन क्षरण को नुकसान होगा तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो यहाँ पर पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। फिर उसके बाद जो अम्लीय वर्षा होती है, अब आप बोलेंगे एसिडिक रेन तो नहीं दे रखा, एसिडिक रेन जो है वो वायु प्रदूषण के साथ ही आप एसिडिक रेन को जोड़ के पढ़ेंगे। तो जी सिलेबस को खोल के देखना बड़ा जरूरी है हमारे लिए। अब आ जाइए नेक्स्ट कि इसके बाद जो और बचा, और इसमें आपका है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में देखो साफ साफ लिखा हुआ है ओजोन डिप्लेशन, साफ साफ वर्ड में दिया गया है ओजोन डिप्लेशन। और क्लाइमेट चेंज तो इतना महत्वपूर्ण है कि बोलने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को। तो क्लाइमेट चेंज के लिए आप पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, ये क्या होता है, हरित गृह प्रवाह, तो इसमें आप ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ेंगे। फिर ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन कैसे होता है, फिर ओजोन ओजोन कैसे बनती है। ओजोन में दो तरीके की होती है, एक तो वायुमंडल में यानी कि एटमॉस्फेयर में, एक सरफेस पे होती है ना, कैसे बनती है। फिर जब पूरा सिलेबस आपने पढ़ा है तो बात ध्यान रखिए, ये भी जरूर पूछेगा प्राकृतिक संकट और आपदाएं यानी कि नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उत्तराखंड स्टेट के लिए, उत्तराखंड में इसका बहुत खतरा भी है, तो ये भी चैप्टर हमें एक लेक्चर या 2 लेक्चर में इसको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये तो सिलेबस हुआ इन्वायरमेंट साइंस का, लेकिन कुछ और सिलेबस जो इन्वायरमेंट साइंस में डायरेक्टली नहीं आता, लेकिन मैं इसको लिंक कर सकता हूं उसमें, जो आपके वन दुर्गा में दे रखा है, ठीक है। पहले मैं यहां दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखिए सबसे पहले जो सिलेबस उसने बोला था वो ये देखिए, उसने बोला था रेन अक्रॉस इंडिया, है ना, यानी कि हमें भारतीय मानसून को पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर, तापमान की बात की है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसी में दे रखा था फिजिकल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड सॉइल। जरा कोई बुद्धिजीवी लोग मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है, एयर, वाटर, सॉइल, बस लिख दिया। पॉल्यूशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन अलग रहा, इसने ये कैसे पढ़ा दिया, यानी कि आपको हवा का चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है आपको वर्ल्ड में जितने भी विंड चलती हैं वो भी पढ़नी पड़े, मेरे ख्याल से तो पढ़नी चाहिए यहाँ पर। वाटर के लिए आपको जैसे वाटर का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, कितना वाटर ग्लेशियर्स में है, कितना रिवर्स में है, कितना इनलैंड है, कितना ओशंस में है। तो ओशंस में फिर आपको कुछ ओशनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, फिर कुछ जलधाराएं, ओशन करंट भी पढ़नी पड़ेंगी जो आपके मानसून को इफेक्ट भी करती हैं। अब बताओ कितना लिंक करें इसको। सॉइल पढ़नी पड़ेगी, भाई सॉइल तो मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सॉइल तो दो बार इसने चैप्टर दिया है, एग्रीकल्चर में भी और यहाँ पर भी, ठीक है जी। अब इसको मैं डिस्कस करता हूँ कैसे पढ़ूंगा। इसके बाद जो और जो सिलेबस हटके है थोड़ा, वो ये है, देखिए आपने देखा हुआ यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस उसने बोला है। अब नेचुरल रिसोर्स मतलब पेट्रोलियम वगैरह वगैरह ये हो गए, कोल वगैरह वगैरह हो गए। अब ये तो पर्यावरण का चैप्टर नहीं होता, ये तो ज्योग्राफी में आता है, तो कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। बिग डैम्स ज्योग्राफी का पार्ट है, कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संसाधन, ये लो कनेक्ट हो गया यहाँ पर, है ना। तो जी अब मैंने इसमें जो अपनी स्लाइड बनाई है वो क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एयर, वाटर एंड सॉइल ये पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको बताया, और ब्रीफ में हम इसको देखेंगे। फिर ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मैंने इतनी बात बोली है, ये बात मेरी बहुत है। इसमें पेट्रोलियम, कोल, न्यूक्लियर वगैरह वगैरह सारी एनर्जी, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, सारी एनर्जी हम लेके आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद डैम्स, मैंने अभी आपको दिखाया था, डैम्स के टाइप पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है जी। इम्बैंकमेंट डैम कौन सा होता है, कर्व डैम कौन सा होता है, कंक्रीट डैम कौन सा होता है। फिर देखो वहां पर सिलेबस में लिखा भी था एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ द डैम्स। अब ये तो मेंस में लिखने के लिए आता है ऐसा, लेकिन उसने बोला है तो एक लेक्चर इस पर देख लेंगे हम लोग। बांधों के विकल्प, यानी कि बांधों के विकल्प क्या है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े डैम ना बने तो आपके पास इसका अल्टरनेट क्या है। जल संचयन
उत्तराखंड और भारत में, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग, कैसे पानी को आप वर्षा पानी को कैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है जी। फिर हवाएं, विंड्स पढ़नी पड़ेंगी। साफ साफ लिखा था इंडियन रेनफॉल, तो भारतीय मानसून पढ़ना पड़ेगा। मानसून क्या, भारत के पूरे सीजन पढ़ने पड़ेंगे तीनों। वैसे सीजन में पढ़ने के लिए इतना कुछ नहीं है, मेन आपका मानसून ही होता है, ठीक है जी। और भारत में वर्षा, रेनफॉल, और भारत में कितनी वर्षा कहाँ कहाँ होती है, ये आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें करना पड़ेगा। तो जी ये तो था आपका फॉरेस्टर यानी कि वन दरोगा का सिलेबस। ये इसने इतना बोला है कि हम ये देंगे इसमें। अब देखते हैं जी आगे इसमें पढ़ना तो हमें सारा है, तो क्योंकि हमारा मेन मोटो ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, है ना, क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि देखिए एवरेज हर कोई होता है, हमें एवरेज से ऊपर होना है अगर सिलेक्शन को लेना है तो। और जो मैंने बताया है इन सब में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, या मुझे व्हाट्सएप पे पूछिए। जो नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे जुड़िए, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा जिसके ऊपर आपकी ऑनलाइन क्लास चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।